रिसेंटली एक गैंगस्टर ने यूपी के अंदर एक पुलिस की टीम पे हमला करके 8-10 पुलिस वालों को मार गिराया कानपुर में। इसी के ऊपर बेस्ड है आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल गैंगस्टर्स ऑफ कानपुर। आज अपने इस एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपनी क्लास की खासियत ये होती है कि इंग्लिश को मैं मैथ्स के फॉर्मूलाज के साथ आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, है ना। तो कोशिश करेंगे आप इसको ट्रांसलेशन वोकैबुलरी क्लास ना समझें, आप इसको समझेंगे सही मायने में एक इंग्लिश की वर्कशॉप, है ना। हर लाइन में से मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स निकालूंगा, ग्रामर के, सेंटेंस एरर करेक्शन के। इस तरीके से आपको लेना है जैसे आप एक ऑफलाइन कोचिंग के अंदर मेरे साथ सीख रहे हैं। शुरू करेंगे गैंगस्टर ऑफ कानपुर को। आइए कुछ नया सीखते हैं। गैंगस्टर ऑफ कानपुर, कानपुर का गैंगस्टर, कानपुर का गुंडा। अब देखो मालूम तो चल गया आपको ये गुंडा कहाँ से है। अब ये क्यों गुंडा है और इसने क्या कारनामा किया मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे द किलिंग ऑफ पुलिसमैन बाय अ गैंगस्टर पॉइंट्स टू ए कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। कह रहे जो किलिंग है ना, जो हत्या है, जो मारने का काम है। अच्छा भाई किसका? ऑफ लगा के बता रहे हैं, पुलिसमैन का, पुलिस वालों का। एक पुलिस वाले नहीं है, बहुत सारे पुलिस वाले हैं। मालूम चला मैन से MAN मतलब सिंगल, MEN मतलब बहुत सारे। तो कह रहे जो हत्या है कई सारे पुलिस वालों की। अच्छा भाई किसने की? बाय अ गैंगस्टर, एक गुंडे के द्वारा। कह रहे ये जो हत्या है ना, ये पॉइंट आउट करती है, ये इशारा करती है। अच्छा किसकी तरफ? एक कोलैप्स की तरफ, ढह जाने की तरफ, और किसके? रूल ऑफ लॉ के, कानून के, राज के। तो कह रहा है ये हत्याएं जो है इन पुलिस वालों की, जिसको इन गैंगस्टर ने अंजाम दिया है, ये सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है देश में, या यूं कहें खासकर यूपी में, रूल ऑफ लॉ जो है वो कोलैप्स कर गया है, बिल्कुल ढह गया है। सबसे पहले सेंटेंस की वोकैबुलरी देख लेते हैं। एक ही बढ़िया वर्ड आया इसमें, कोलैप्स। कोलैप्स के मैंने सिनोनिम लिख दिए हैं, ब्रेक डाउन, क्रैश एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। तीनों का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का लुढ़क जाना, किसी चीज़ का ढह जाना। जैसे एक बिल्डिंग गिरती है ना, उसको कहते हैं कोलैप्स, है ना, बिल्डिंग ढह जाती है। अच्छा ग्रामर देखनी हो सेंटेंस में, देखो ये मैन वाला तो आप समझते हैं ना, बहुत ही बिगिनर लेवल का कॉन्सेप्ट है। ना केवल मैन के साथ बल्कि वुमन नाम के नाउन के साथ भी अपने ऐसा ही करते हैं। मैन और इसको बोला जाता है मेन, है ना, अगर प्लूरल बना दें, और वुमन को बोला जाता है वुमन, और प्लूरल में बोला जाता है विमेन। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, मैंने आज लिखा नहीं है इसको, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लो एक लेडी है तो उसको क्या बोलेंगे? वुमन, है ना, वुमन। अच्छा भाई एक से ज़्यादा है, 2 हैं, 3 है, 5 है, तो क्या करेंगे? पीछे लगा देंगे MEN। इसको बोलते क्या है? विमेन, विमेन, है ना, वुमिन नहीं बोलेंगे, कुछ लोग वुमिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं विमेन। अच्छा अगर यही काम अगर आदमी के साथ करना हो, जेंट्स के साथ करना हो, तो पीछे का आगे का WO निकाल दो, है ना। सिंगल मैन के लिए मैन, और अगर एक से ज़्यादा मैन हो, बहुत सारे मैन हो, तो मैन, है ना। तो मिन नहीं, इसके केस में हमने बनाएंगे मैन। अच्छा अब देखने वाली चीज़ पे आते हैं। सब्जेक्ट था हमारा किलिंग, वर्ब थी पिंक में पॉइंट्स। सब्जेक्ट और वर्ब पूरे एडिटोरियल के मार्क्ड हैं, है ना, हर लाइन के, हर क्लॉज के। ये इसलिए किया है क्योंकि आपकी इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग का पहला जो है ना, पहला फेज यही होता है, आप कैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पहचानते हैं। कोशिश करेंगे मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाएं। आप इस एडिटोरियल को पहले भी खुद से पढ़ सकते हैं, कोशिश करके आप अपने आप से भी सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढ सकते हैं। एक छोटी समरी दे देता हूं आपको ताकि मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है और इसकी टोन क्या है। समरी ये है कि यूपी का एक गुंडा था, अभी भी ये गुंडा, विलास दुबे, जिसको पुलिस पकड़ने गई उसके गांव में। बड़ा गुंडा था, बहुत सारे मर्डर्स इसने किए थे। जैसे गांव में पहुंची पुलिस, इसने एक पुलिस वालों पे गोलीबारी कर दी। इसमें 8-10 पुलिस वाले शहीद हो गए, जिसमें एक 20 साल का भी था और एक रिटायरमेंट के नज़दीक भी था। अब इसका एडिटोरियल का क्या कहना है? कह रहे इस गुंडे को फ़ोन गया था ऑफिस से, आपकी पुलिस की चौकी से, तभी इसको मालूम चला और इसने ऐसा काम किया। दूसरी चीज़, इसको गुंडा बनाने वाले भी आप ही हो, आपके ही पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इसको शह दी थी, जिनके सर पे नाचता है और गुंडागर्दी करता है। तीसरी चीज़, कह रहे यूपी की पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर आज भी बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो इसी गुंडागर्दी के दम पे अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ना केवल यूपी, पूरे देश भर के अंदर, खासकर बात कर रहा है यूपी की। चौथी चीज़ बोल रहा है योगी साहब ने जो भी पॉलिसीज़ निकाली हैं गुंडों से लड़ने के लिए, उनमें कुछ कमियां हैं जिनको एक एक करके आपको बताएगा इस एडिटोरियल के दौरान, है ना। तो आज के एडिटोरियल की टोन है कंडेमनिंग, क्रिटिसाइजिंग, सरकार और पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है। साथ में इसकी टोन है पॉपुलिस्ट, क्योंकि ये वो बात कर रहा है जो आपके और हमारे मन की बात है ना। जब भी ऐसी कोई बात की जाती है किसी एडिटोरियल में जो मासेस को अच्छी लगे,
कॉमन आदमी को अच्छे लगे उस एडिटोरियल की टोन को अपने बोलते हैं पॉपुलिस्ट। शुरू करें फटाफट से। कोशिश करना इस समरी को कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने का। अभी आप मेरे साथ आगे डिटेल में देखेंगे कि मैंने सिंपल सी आपको समरी दे दी है ना। चलो, करे द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन बाय अ क्रिमिनल गैंग इन कानपुर इन उत्तर प्रदेश ऑन फ्राइडे bears the violent signature of a dysfunctional society and an alarming emaciation of governance in India's most populous state। कह रहे जो किल करने का काम है, मारने का काम है। अच्छा भाई, किनको? 8 पुलिस वालों को। अच्छा, किसके द्वारा? एक क्रिमिनल गैंग के द्वारा, एक ऐसे गुट गैंग के द्वारा जो क्रिमिनल है ना। कहाँ पे? कानपुर में। अच्छा भाई, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कह रहे ये जो काम है ना मारने का, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और कब? फ्राइडे को। कह रहे ये जो किलिंग है, हत्याएं जो हैं, ये बेयर करती हैं, ये हमें दिखाती हैं। इस वर्ब को ध्यान से बताऊंगा मैं आपको ना कैसे यूज़ करना है। ये बेयर करती हैं, ये हमें दिखाती हैं, ये हमें शो करती हैं। किसको? उस वायलेंट सिग्नेचर को, उस वायलेंस से भरे हुए सिग्नेचर को जो कि है एक डिसफंक्शनल सोसाइटी का, एक ऐसे समाज का जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। यूपी के समाज की बात कर रहा है। कह रहे और किसको दिखाती है? एक अलार्मिंग इमैसिएशन को दिखाती है, एक बहुत ही चिंताजनक कमी को दिखाती है। इमैसिएशन मतलब कमी। और वो किस चीज़ की? सरकार के काम करने के तरीके की, गवर्नेंस की। और कहाँ पे? इंडिया की सबसे पॉपुलर स्टेट में, इंडिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य में। देखो, पीस बाय पीस मैंने आपको सारे पार्ट्स का मीनिंग बता दिया है। अब मैं सभी पार्ट्स को जोड़ रहा हूँ, फिर इसकी ग्रामर और वोकैबुलरी पे आएंगे सेंटेंस की। कह रहे जो किलिंग है, हत्या है 8 पुलिस वालों की एक क्रिमिनल गैंग के द्वारा कानपुर में, जो कि है यूपी के अंदर। और ये किलिंग हुई है फ्राइडे को। अब इसकी वर्ब आ गई किलिंग की, बेयर्स। ये किलिंग बेयर करती है, हमें दिखाती है एक बहुत ही आक्रोश, बहुत ही वायलेंस भरे सिग्नेचर को, एक ऐसे इंडिकेशन को। और वो किसका है? एक डिसफंक्शनल सोसाइटी का। ऐसा समाज जो कि डिसफंक्शनल है, जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए वैसा काम आज की डेट में नहीं कर रहा। और ये दिखाती है एक चिंताजनक, अलार्मिंग, एंग्जाइटी भरे इमैसिएशन को, कमी को। और वो कमी है गवर्नेंस की, सरकार के सही तरीके से काम करने की। और कहाँ पे? इंडिया की सबसे घनी आबादी वाले स्टेट में, मोस्ट पॉपुलस स्टेट में। देखिए, सेंटेंस तो सिंपल था है ना, थोड़े आगे कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। शुरू में सिंपल सेंटेंसेस हैं। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो तो कुछ भी नहीं है इसमें। किलिंग की वर्ब क्या है? बेयर्स। किलिंग एक जीरंड है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बन के आ जाए उसको जीरंड बोलते हैं। जीरंड हमेशा हमेशा अपनी एक सिंगुलर वर्ब लेता है। तो किलिंग भले 8 पुलिस वालों की है, पर यहाँ पे बेयर नहीं, यहाँ पे बेयर्स ही आएगा। ये जीरंड और पार्टिसिपल मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूँ ग्रामर वीडियोज़ में। एक भी लड़का और एक भी लड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको जीरंड समझना है क्या होता है ना। चलो, अब ये बेयर वर्ड को देखें। इसके 3-4 काम है, एक बार में समझो सारे वर्ड, इसके सारे जो है ना मीनिंग आपको समझ में आ जाएंगे। बेयर एक वर्ब है, एक नाउन भी होता है। नाउन का मतलब होता है भालू, बेयर मतलब भालू। इसको बियर मत बोला करो, बियर वो दूसरी होती है पीने वाली है ना, ये बेयर होता है, बेयर बियर नहीं होती है। अच्छा, बेयर वर्ब जो होती है ना, इसकी 3 फॉर्म बताता हूँ आपको। बेयर, बोर एंड बॉर्न। बेयर, बोर एंड बॉर्न है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अच्छा, इसके काम क्या होते हैं सर, मीनिंग क्या रखती है? अब देखो ध्यान से। पहला होता है किसी को सहना। आई कैन नॉट बेयर यू एनी मोर। भाई अब तुम मुझसे सहन नहीं हो रहे हो। टॉलरेट करना, किसी को सहना, किसी को जो है करते हैं ना, अब जो झेलते हैं उसको कहते हैं बेयर करना। तो आई कैन नॉट बेयर यू एनी मोर, भाई अब तुम मुझसे सहन नहीं हो रहे हो। दूसरा काम, प्रेग्नेंट होना या बच्चे को जन्म देना, इसके लिए भी बेयर नाम की वर्ब को यूज़ करते हैं। शी इज़ बेयरिंग हिज चाइल्ड, वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है ना। शी इज़ बेयरिंग हिज चाइल्ड मतलब वो उसके, द लेडी इज़ प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड है ना, उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। और इसी को अगर दूसरे तरीके से बोल रहे हो, शी हैज़ बोर्न हिम 6 किड्स, उसने उसको 6 बच्चों को जन्म दिया है, 6 बच्चों को बेयर किया है। समझ गए? दूसरा मीनिंग क्या है? तीसरा मीनिंग क्या है? किसी चीज़ को शो करना या किसी चीज़ को कैरी करना। अब जैसे द केस बेयर्स द वायलेंट सिग्नेचर ऑफ अ डिसफंक्शनल सोसाइटी, बिल्कुल यही वाला सेंटेंस। ये केस बेयर करता है, अब देखो पैदा नहीं करता है बच्चों को है ना ये कोई टॉलरेट कर रहा है, ना किसी चीज़ को झेल रहा है। ये केस तो हमें दिखाता है, बेयर करता है, शो करता है क्या? उस वायलेंट सिग्नेचर को जो एक डिसफंक्शनल सोसाइटी का है। समझ गए ना? मतलब बेयर का तीसरा है दिखाना। द कॉन्ट्रैक्ट बेयर्स हिज सिग्नेचर, कॉन्ट्रैक्ट में उसके सिग्नेचर कैरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरी करता है उसके सिग्नेचर्स को, कॉन्ट्रैक्ट में उसके सिग्नेचर किए हुए हैं। समझ गए ना? तो इस तरीके से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा मीनिंग आप बेयर का यूज करने वाले हो। आप डिक्शनरी पढ़ लेना, इसको आपको आधा घंटा लगेगा बेयर वर्ड को सीखने में ना। ये उसकी मैं समरी दे रहा हूँ आपको। अगर आपने इतना सीख लिया, इस बेयर वर्ड से आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं होगे। बढ़े आगे।
दूसरा एक और वर्ड्स आए इसमें डिसफंक्शनल। जो चीज़ फंक्शनल होती है वो सही काम से कर रही होती है, सही काम कर रही होती है ना, सारे फंक्शंस पूरे हो तो फंक्शनल है। अगर मैं डिस लगा दूं आगे तो बना दिया डिसफंक्शनल। नॉट एबल टू फंक्शन इन द वे इंटेंडेड, जिस तरह से आप काम करवाना चाहते हो वो चीज़ काम नहीं कर रही तो होती है डिसफंक्शनल। जैसे आपका टीवी है, वैसे तो उसको मैल फंक्शनिंग बोला जाता है अगर वो काम ना कर रहा हो, पर उसको आप डिसफंक्शनल भी बोल सकते हो ना, काम नहीं कर रहा है डिसफंक्शनल टीवी है, मैल फंक्शनिंग टीवी है। इमैसिएशन होता है किसी का बहुत ही जो है ना दुबला पतला हो जाना। इमैसिएटेड आप तब होंगे जब आप खाना छोड़ देंगे, जो निर्जला उपवास रख लेंगे 15 दिन का, समझ गए ना। तो उसको बोलते हैं स्किनीनेस, मैल नॉरिशमेंट, गॉडनेस एंड अटेंचुएशन, किसी चीज़ का बहुत ही कमज़ोर हो जाना। बस यही गवर्नेंस वहाँ पे जो है ना प्रशासन यूपी का बहुत ही इमैसिएटेड है, कमज़ोर है। अच्छा, मौत से आगे द नहीं लगता और कभी लगता है। फटाफट से आप इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर मुझे एरर ढूंढ के बताएंगे। रूल को भी मैंने ऊपर लिख दिया है ना, आपको चैलेंज के साथ में रूल दे करके पूछ रहा हूँ, बता दो मेरे को इन तीनों में क्या एरर है, कहाँ पे मौत से पहले द लगना था और कहाँ पे द नहीं लगना था। चलो देखो, बहुत ही सिंपल है। अगर देखो एक इंग्लिश में एक चीज़ समझना आप, द होता है ना, द ये स्पेसिफाई करने के लिए काम आता है किसी को, द बॉय, द गर्ल। अब ऐसा जब बोल रहे हैं ना तो वो खास लड़के की बात कर रहे हैं हम, है ना, हमें कॉमन नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक खास पर्सन की बात कर रहे हैं। तो द का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खास बनाना इंग्लिश के अंदर, अगर मैं शुद्ध देसी भाषा में आपको बताऊं। पर जैसे ही द से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन आ जाए तो वो चीज़ वैसे ही खास बन जाती है। जैसे ही आपने पजेसिव एडजेक्टिव लगाया ना, माई कार, जैसे ही आपने माई लगाया आपने बता दिया ये कार जो है खास है। तो दो खासम खास चीज़ों को साथ में नहीं रखना है, इसीलिए पजेसिव नाउन और पजेसिव एडजेक्टिव से पहले द मत लगाओ। अब एग्जांपल के लिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। ही इज़ मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन आवर कंपनी, वो हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, सबसे ज़्यादा जो है अनुभवी है हमारी कंपनी का वो। देखो मोस्ट है, मोस्ट ये जो होती है अपनी सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो मैंने इसके आगे लगा दिया द। ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन आवर कंपनी, है ना, एक्सपीरियंस की सुपरलेटिव डिग्री बना दी मैंने, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। अब देखो गलती क्या हुई अगले वाले सेंटेंस में, ही इज आर द मोस्ट एक्सपीरियंस सेल्समैन। अब मैंने बोल दिया ये जो है ना हमारा सबसे एक्सपीरियंस सेल्समैन है, गलती ये हो गई, द मोस्ट है ना, द मोस्ट, इसका द के बारे में यहाँ पे नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे भाई आ गया इससे पहले एक पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे ही मैंने बोला ना हमारा बोलते ही हमें मालूम चल गया अब ये खास सेल्समैन है, इसके आगे द लगा के इसको खास बनाने की और जरूरत नहीं है। वैसे ही इज आवर कंपनी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस सेल्समैन, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, पजेसिव नाउन को यूज कर दिया है, यहाँ पे एडजेक्टिव था, यहाँ पे नाउन है ना। वैसे तो पजेसिव एडजेक्टिव भी आ रहा है पर मैंने नाउन लगा रखा है, तो इस केस में भी इस पजेसिव नाउन के आने की वजह से मैंने इस द को यहाँ से देना निकाल, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ही इज आवर कंपनीज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन। आई थिंक क्लियर होगा, वो क्रिस्टल क्लियर, कहीं साफ साफ नोट करें इसको। इसी वजह से इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टेट लिखा है, इंडियाज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट नहीं लिखा है। पॉपुलस और पॉपुलर दो वर्ड होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं बिगिनर लोग। पॉपुलर मतलब होता है फेमस, पॉपुलर फिल्म स्टार, पॉपुलर बैंड, पॉपुलर जो है म्यूजिक, है ना। और पॉपुलस होता है जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन हो, हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलस। ये कोई फेमस स्टेट नहीं है यूपी, ये पॉपुलर स्टेट है, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन रखती है, बहुत बड़ी आबादी रखती है। दोनों वर्ड्स को नोट करें, आपस में कंफ्यूज नहीं होना है। करें हिस्ट्री सीटर हु वॉज एटलीस्ट 5 डजन cases of murder, extortion, kidnapping and other violent crimes against him, waited in ambush at his own home for the arrival of the police party that was seeking to arrest him। बहुत सिंपल है शुरू में। करेक्ट हिस्ट्री सीटर है, पुरानी हिस्ट्री वाला एक क्रिमिनल है। हिस्ट्री सीटर मतलब पुराना क्रिमिनल होता है जो बार बार जेल भी गया हो आया हो, है ना, हिस्ट्री उसकी बहुत बड़ी। करेक्ट हिस्ट्री सीटर जो कि हैज रखता है कितने, कम से कम 5 दर्जन केसेस को, 60 केसेस को। अब केस किस चीज़ के हैं, मर्डर के हैं, एक्सटॉर्शन के हैं, फिरौती के हैं, किडनैपिंग के, अपहरण के हैं और दूसरे वॉयलेंट क्राइम्स के हैं ना, डकैती वकैती के अगेंस्ट हिम, इसके खिलाफ। कह रहे जो हिस्ट्री सीटर है ना, वेटेड, ये वेट कर रहा था और कहाँ पे, इन एम्बुश, घात लगा करके, है ना, इंतजार कर रहा था, घात लगा करके बैठा था, वेट कर रहा था कहाँ पे, उसके खुद के घर में। और किस चीज़ के लिए, आगमन के लिए, अराइवल के लिए, आने के लिए पुलिस पार्टी के। अच्छा भाई पुलिस पार्टी कौन सी, दैट वाज सीकिंग टू अरेस्ट हिम, वो पुलिस पार्टी जो सीख कर रही थी, कोशिश कर रही थी, ढूंढ रही थी उसको अरेस्ट करने को, है ना। इस तरह से अपने घर में घात लगा के बैठा था, कब वो आए मैं उन पे हमला बोल दो। हिस्ट्री सीटर की सब्जेक्ट की वर्ब है वेटेड, हु की वर्ब है हैज, है ना।
दैट की ऑब है वॉज सीकिंग। ये रिलेटिव प्रोनाउन आज नहीं लेंगे, फिर से बहुत बार मैं ले चुका हूँ। देखो दैट से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा नहीं लगता, पर हु से पहले लगता है, और हु वाला रिलेटिव क्लॉज जब खत्म होता है उसके बाद भी कॉमा लगता है। तो ये देखो, ये रिलेटिव क्लॉज था, हु हैज एटलीस्ट 5 डजन क्राइम्स, हिम के बाद में कॉमा लगा है ना, पर यहाँ पे हु से पहले भी एक कॉमा होना चाहिए था, यहाँ पे लगाया नहीं हमने, ये गलती है, एक एरर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखने वाली चीज़ पे आते हैं। इन एम्बुश क्या होता है? एम्बुश होता है हमला। जब आप इन एम्बुश करते हो ना, जब आप वेट इन एम्बुश करते हो तो आप क्या कर रहे हो? घात लगा के बैठे हो, किसी भी हमला करने का इंतजार कर रहे हो। ऑन होम से एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फटाफट से। उससे पहले इन तीनों सेंटेंसेस में एरर निकालो आप, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बहुत दिन हो गए किए हुए इस कॉन्सेप्ट को, बहुत लोग नहीं आते हैं चैनल पे, सब लोग ट्राई करेंगे। तीनों सेंटेंस में कौन सी एरर है आप उसको पहले मुझे बताएं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलो, मोस्टली सब लोग करते हैं, कुछ एक ढीठ है मुझे पता है, कोई बात नहीं। नुकसान आपका होता क्या है? अगर आप आज ट्राई नहीं कर रहे हो ना, आप क्या लगता है पेपर में आपका दिमाग काम करेगा क्या? नहीं करेगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो, ये ऑन वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ऑन एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है इंग्लिश में नाउन्स के साथ में आने की। ऑन कार से पहले आया, ऑन वर्ड वॉर से पहले आ गया ना, ऑन यहाँ पे मिस्टेक से पहले आ गया। अच्छा, पर ऑन की एक और क्वालिटी भी है, क्या? इसको अपने पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। अकेला ऐसा डरपोक एडजेक्टिव है इंग्लिश का जो किसी भी नाउन के साथ अकेले नहीं आता, अपने एक पॉजेसिव एडजेक्टिव को साथ में लेके चलता है। अब सारी आपकी रामायण क्या है? वो पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन होगा? हिज होगा, माई होगा, है ना? क्या होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव? वो आपको ढूंढना है। देखो, दे केम टू आवर होम इन ऑन कार, वो हमारे घर पे खुद की कार में आए। कौन आए भाई? दे, वो आए। अगर दे आए ना, अगर दे हमारा सब्जेक्ट है, अगर ऑन दे के लिए लगा है तो ऑन से पहले दे का पॉजेसिव केस लगा दो, इन देयर ऑन कार। जब तक आप ये देयर नहीं लगाओगे तब तक ये सेंटेंस गलत है। देयर लगाने के बाद आपने इस ऑन की कंडीशन को पूरा किया है। तो समझ गए ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव वो आएगा जिसके लिए ऑन आया है, जनरली वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अब फिर देखो, Many people did not have the rights of own during the World War II. Many people, बहुत सारे लोगों के पास नहीं थे राइट्स, नहीं थे हक अपने खुद के वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। कोई उनके खुद के हक थे नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सारे हकों को, उनके अधिकारों को जो है ना बंद कर दिया गया था। अब देखो, मैनी पीपल के लिए आया ऑन। मैनी पीपल के पास राइट नहीं थे खुद के। अगर मैनी पीपल है तो मैनी पीपल के लिए फिर से हम लगाएंगे देयर। हम प्लूरल इंसानों के लिए और जानवरों के लिए क्या लगाते हैं? देयर नाम का प्रोनाउन यूज करते हैं, पॉजेसिव है ना। चलो, शी नेवर एडमिट्स ऑन मिस्टेक्स एंड टेंड्स टू ब्लेम अदर्स। वो कभी भी अपनी मिस्टेक्स नहीं मानती है, कभी भी नहीं मानती अपनी गलती, और क्या करती है? दूसरों को ब्लेम करती है। ऑन मिस्टेक्स से पहले शी के हिसाब से पॉजेसिव डाल दो फटाफट से, हर ऑन मिस्टेक्स। समझ गए ना? क्रिस्टल क्लियर? ऑन से पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, अगर नहीं लगाया तो आपको फटाफट लगाना है। चूज करेंगे आप सेंटेंस को देख करके। जनरली सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सेंटेंस का पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म बनाएगा। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। चलो जस्ट अ मिनट ना। कह रहे हाँ, वन ऑफ द डैड वॉज इन हिज अर्ली 20s एंड हैड जस्ट स्टार्टेड हिज करियर। अनदर वन वॉज नियरिंग रिटायरमेंट। ध्यान से देखना, इसमें मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट अपना आज का। कह रहे मृतकों में से एक, डैड में से एक, मरने वालों में से एक वॉज था अपनी अर्ली 20s में। 22 का होगा, 25 का होगा, 26 का होगा, है ना। अर्ली 20s में था एक मृतकों में से एक, और अभी अभी उसने स्टार्ट किया था अपना करियर। ये वन ऑफ द डैडी है, इस वॉज का भी सब्जेक्ट और इस हैड जस्ट स्टार्टेड का भी सब्जेक्ट। और कह रहे दूसरा एक जो था ना, अनदर वन, एक जो दूसरा था वो वॉज नियरिंग, वो नज़दीक आ रहा था रिटायरमेंट के। मतलब 58 है एज, तो वो 56, 57, 55 का होगा। तो मरने वालों में जवान भी थे और यंग भी थे इस पूरी पुलिस की टीम के अंदर। अब आते हैं आज के मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट पे। देखो, दो कॉन्सेप्ट को मैं मिक्स कर रहा हूँ, दोनों को मैंने अलग अलग करवाया है, आज दोनों को मैं एक साथ लेने वाला हूँ। पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, आप मुझे इन तीनों सेंटेंसेस में जो एरर है उसको ढूंढ के बताएं, फिर मैं लेता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 2 को, है ना। फटाफट से सब के सब, तीनों सेंटेंस में एरर है, तीनों के अंदर एरर रखी हुई है जानबूझ के। आप मुझे बताएंगे कहाँ पे एरर को अपने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे यूज करेंगे। चलो देखो, कॉन्सेप्ट ये कहता है वन है ना, जो वन इसके बाद में ऑफ कभी भी आएगा तो वन अपने बाद में हमेशा लेगा एक प्लूरल नाउन को। भाई 10 में से एक, 20 में से एक, 25 में से एक, 50 में से एक, है ना। एक निकालना है, कईयों में से निकालना है, तो कईयों के लिए तो प्लूरल नाउन आएगा ना। अगर एक ही है तो फिर एक की लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। मान लो मैं बोल दूं मेरे 15 फ्रेंड्स हैं और उनमें से एक फ्रेंड है, उसका नाम है मोहन। अब मान लो एक फ्रेंड ही मेरा एक है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मोहन, मोहन इज माई फ्रेंड लिख दूंगा। तो लॉजिक समझें इसका, वन ऑफ तभी आता है जब आपके पास सिलेक्शन के लिए एक पूरा का पूरा टीम हो। अब वो टीम दिखाया जाएगा किसमें? प्लूरल नाउन के अंदर। तो वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग इन माई लाइफ इज पेरिस ट्रिप।
मेरी सबसे मेमोरेबल थिंग्स जो हैं, ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा यादगार चीज़ें हैं, उनमें से एक ट्रिप है कौन सी, मेरी पेरिस की ट्रिप में, जब मैं पेरिस गया था, है ना। अब मैं क्या करूँ उसमें, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग जो है ना, ये मैंने बना दिया सिंगुलर के अंदर। कैसे पता लगा, यहाँ तो थिंग आ रहा है भाई, थिंग तो बहुत सारी होनी चाहिए ना, तो क्या करें फटाफट से सर इसको थिंग्स बना दो, क्योंकि थिंग्स को आपको प्लूरल में डालना है वन ऑफ के बाद में। अच्छा दूसरी चीज़ क्या, वन ऑफ के बाद में जो वर्ब आएगी ना, वर्ब वो आएगी इस वन के हिसाब से, तो हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। अब इसको आर नहीं डालना, थिंग्स देखा और आपने बोल दिया भाई आर पेरिस ट्रिप्स, पेरिस ट्रिप जो वन है उसकी जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो एक ही है, इसलिए मैं यहाँ पे इज लगाऊंगा। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वन, जस्ट अ मिनट, वन प्लस में ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन और प्लस में सिंगुलर वर्ब। अगर सर वन ना हो, टू हो, अगर थ्री हो, अगर फाइव हो, तो प्लूरल नाउन को आपको चेंज नहीं करना है, ये तो यही रहेगा, वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल बना देना है। मान लो टू ऑफ हो तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, थ्री हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। इतना अंडरस्टूड है ना। चलो अब देखो इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, ये सिंपल चीज़ थी, अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पे आते हैं। वन ऑफ हर ड्रीम्स आर टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, उसके सपनों में से एक सपना है एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट को बनना। हर ड्रीम्स बिल्कुल सही है, प्लूरल चीज़ मुझे चाहिए थी, यहाँ पे ड्रीम्स आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब दिक्कत क्या हो गई, वर्ब आ गई यार, यहाँ पे मुझे लगाना था इसको, है ना, यहाँ पे आना चाहिए था इस, क्योंकि ड्रीम है सिर्फ एक, वन ऑफ हर ड्रीम्स है वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बनना। अब तीसरे में आओ, वन ऑफ द डैड्स वॉज इन हिज अर्ली 20s, मैंने यही सेंटेंस लिखा जो यहाँ लिखा हुआ था, है ना, जस्ट अ मिनट देखो, वन ऑफ द डैड वॉज इन अर्ली 20s, ये जो वन ऑफ द डैड्स लिखा है मैंने, वॉज इन अर्लीज, ये सही है क्या, सोच के बताना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सेंटेंस तब सही होगा जब इस डैड की जगह आप डैड बनाओगे। अब जैसे मैंने डैड बनाया, आप बोलोगे सर प्लूरल बनाना था, आपने क्यों सिंगुलर रख दिया। बस इसी पे अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज का बेस्ड है। ये द डैड देख रहे हो ना, ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इसको बोलते हैं कॉमन प्लूरल नाउन। अब ये होता क्या है, जब भी किसी एडजेक्टिव के आगे आप द लगा दो, जब भी किसी एडजेक्टिव के आगे द लगा दो तो वो एक नाउन बन जाता है, और वो कैसा बनता है, कॉमन नाउन होता है, और वो एक क्लास को बताता है, और वो प्लूरल होता है क्लास को बताने की वजह से। डैड के आगे द लगाया ना तो मतलब मृतक लोग, रिच के आगे द लगाया ना मतलब अमीर लोग, पुअर के आगे द लगाया ना मतलब पुअर लोग, प्रिविलेज के आगे द लगाया ना मतलब प्रिविलेज वाले लोग जिनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। समझ गए ना। अब इसी को अपने यहाँ पे जो आजमा करके देखते हैं। वन ऑफ द डेड वॉज इन अर्ली 20s, मरने वालों में से एक अपने अर्ली 20s में था। ये द डेड है ना, ये एक प्लूरल नाउन ही है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। समझ गए ना। एडजेक्टिव आगे द लगा हुआ है, सब मृतकों की बात कर रहा है, क्लास की बात कर रहा है, अपने आप में ये प्लूरल है। अब ध्यान से देखो, डेड के आगे द लगाया, द डेड डज नॉट राइट, मरा हुआ कभी भी खड़ा नहीं होता, बात तो बिल्कुल सही है, जो मर गया है वो राइज नहीं कर सकता। पर द डेड है ना, द डेड ये मरा हुआ नहीं है, इसका मतलब है मरे हुए, सबकी बात कर रहा है, सब उन लोगों की बात कर रहा है जो मर चुके हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं। तो मैं लिखूंगा द डेड डज नॉट राइज, नहीं डू नॉट राइज। समझ गए ना। वर्ब कैसे लेगा अपने साथ, भाई प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही लेगा ना, डज कैसे आ सकता है, तो डेड डू नॉट राइज। अब इसी में आप कंफ्यूजन भी होती है, आगे और देखना। द रिच, अब द रिच कौन है, अमीर लोग। द रिच डज नॉट केयर फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस अनलाइक द पुअर, अमीर लोग छोटे मोटे खर्चों की परवाह नहीं करते पुअर लोगों के अनलाइक, है ना, जैसा कि पुअर लोग किया करते हैं। अनलाइक मतलब बिल्कुल उनसे उल्टा। द रिच है भाई, द रिच तो प्लूरल होता है, तो डज नॉट केयर तो गलत हो गया, तो मैं लगाऊंगा डू नॉट केयर फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस अनलाइक द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस में, द रिच मैन डज नॉट केयर फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस अनलाइक द पुअर, जो अमीर आदमी है वो नहीं केयर करता है स्मॉल एक्सपेंसेस की, बिल्कुल जो है पुअर की तरह है, जैसे पुअर लोग किया करते हैं, गरीब लोग किया करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या करूँ सर, आपने बोला द रिच के बाद तो डू आता है, डू लगा दो। रोबोट मत बन जाना, रूल को रट्टा मत मार लेना, रट्टा मार दो तुम ढेर हो जाते हो एग्जाम में, है ना। द रिच देखा और वर्ब बना दी प्लूरल, क्योंकि कॉमन प्लूरल नाउन है। अरे भाई ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन आ रहा है, इसके आगे मैन। ये कब तब नाउन बनता है जब ये खुद, जब आप इसको नाउन की जगह काम दोगे, इसको सब्जेक्ट बनाओगे, कहीं वर्ब बनाओगे। यहाँ पे तो एडजेक्टिव काम कर रहा है, यहाँ पे तो मैन की बात कर रहे हैं। कौन सा मैन, अमीर आदमी। समझ गए ना।
अब ये द रिच को देख करके यूं मत समझ लेना ये द रिच कॉमन प्लूरल नाउन है और इसको मैं सिंगुलर से जगह प्लूरल वर्ब दे दूं। ये एक मैन है, सिंगुलर मैन है, जिसको मुझे डज नहीं डज बनाना है, डू नहीं बनाना। और द रिच एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस मैन के लिए। रूल के रट्टे मारते हो, ढेर हो जाते हो, मत मारा करो, ऐसे काम मत करा करो। अपनी क्लास का मेरा यही मकसद है, नहीं तो रूल तो 300 रुपये किताब आती है, सारे लिखे हो उसमें, सीखो उनको लॉजिक के साथ, है ना। तो इस वजह से कॉमन प्लूरल नाउन को आइडेंटिफाई करना है। अगर उसके आगे नाउन आ रहा हो तो वो कॉमन प्लूरल नाउन नहीं है, अगर उसके आगे नाउन ना आ रहा हो तो वो खुद एक कॉमन प्लूरल नाउन है। यही आपका इसका क्विज है। 3 क्वेश्चंस हैं। एडिशनल एरर्स भी इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने दी हुई है, ध्यान से फूंक फूंक के बनाना, है ना। तीनों क्वेश्चंस को फटाफट सही करो और डालो कमेंट सेक्शन में। रिप्लाईज मेरे कमेंट्स में आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर, कुछ घंटों के बाद। बढ़े आगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से ना, जस्ट ए मिनट। कहाँ गया, लो बड़ा कर देता हूँ उसको। स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से और तीनों को सब लोग करेंगे कोशिश, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। चलो कह रहा है दीज वर नीडलेस एंड अवॉइडेबल डेथ्स। रिपोर्ट सजेस्ट दैट द गैंगस्टर हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पेंडिंग रेड फ्रॉम हिज सोर्सेज विद इन द पुलिस। कह रहा है ये थी नीडलेस, बिना जरूरत की, और अवॉइडेबल, टाली जा सकने वाली डेथ्स। ये ऐसी मौतें थी जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी और इनको बड़े अच्छे तरीके से टाला जा सकता था, है ना। सब्जेक्ट वर्ब देख लेना। कह रहे रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करती हैं, रिपोर्ट्स हमें ऐसा बताती हैं कि जो गैंगस्टर है ना, कौन सा है ये, खास गैंगस्टर है, कह रहे इसने रिसीव कर लिया था, इसने पा लिया था इंफॉर्मेशन को, किस बारे में, इस इम्पेंडिंग रेड के बारे में, इस अप्रोच होती हुई रेड के बारे में। और किससे पाई थी इंफॉर्मेशन, अपने सोर्सेज से, और कहाँ से, विद इन द पुलिस, पुलिस के अंदर से। तो रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि किसी पुलिस वाले ने इसको फ़ोन करके बताया कि हमारी टीम निकली है आपको पकड़ने। इम्पेंडिंग वर्ड को नोट करें, ऐसी चीज़ इम्पेंडिंग होती है जो सर पे मंडरा रही हो। इसी के लिए अपने पास बहुत सारे वर्ड्स हैं दूसरे अच्छे अच्छे। अप्रोचिंग, जो चीज़ इम्पेंड कर रही है वही चीज़ अप्रोच कर रही है। इमिनेंट, जो चीज़ होके रहेगी, आज ना कल होने वाली है ना। फोर्थ कमिंग, सामने से आपकी तरफ अप्रोच करती हुई, फोर्थ मतलब सामने, कमिंग मतलब आती हुई। लूमिंग, सर पे मंडराती हुई कोई चीज़ को बोलते हैं लूमिंग, है ना। चारों ऑफ इम्पेंडिंग वर्ड के सिनोनिम है। इनका मतलब ये होता है ऐसे कोई काम जो होने वाला है आज या कल के अंदर। बढ़ते हैं आगे। द एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्डेड टू द ट्रेजिक सेटबैक बाय बुलडोजिंग द गैंग लीडर्स हाउस एंड व्हीकल्स पार्क्ड इन द प्रीमाइसेस। कह रहा है जो प्रशासन है उसने रिस्पॉन्ड किया इस ट्रेजिक अटैक्स के लिए, इस ट्रेजिक सेटबैक का रिस्पॉन्ड करना मतलब प्रतिक्रिया देना। सेटबैक होता है बड़ी कोई नाकामयाबी हो, बड़ी कोई जो आपकी कोई काम आप करना चाह रहे हो और ना कर पाए हो। तो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, यूपी का प्रशासन जो है, उसने ऐसे रिस्पॉन्ड किया इस ट्रेजिडी बड़ी नाकामयाबी का। और कैसे, इसने बुलडोज कर दिया, बुलडोजर चढ़ा दिया गैंग लीडर के हाउस के ऊपर और व्हीकल्स के ऊपर जो पार्क थे इसके घर के प्रीमाइसेस में, इसके घर की बाउंड्री में। समझ गए ना। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इस काम का अपना रिस्पांस दिया। सेटबैक वर्ड को देखें, सेट मतलब आप आगे जा रहे हो, मैंने इसको याद कैसे किया हो, आप देखो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो ज़िंदगी में, पर कुछ ऐसी मुसीबतें हैं जो आपको सेट कर देती हैं बैक, आपको उठा करके फिर पीछे ले आती हैं। मतलब वो मुसीबतें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नाकामयाबी देती हैं। सेटबैक होता है एक नाकामयाबी, समझ गए ना। नाकामयाबी या नाकामयाबी से निकलने वाला झटका, दोनों के लिए अपने सेटबैक नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें देखने वाली चीज़ थी, हाँ ये वर्ड को मैंने आज डाला नहीं है, चलो मैं लगा देता हूँ। प्रीमाइसिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग, बाउंड्री। कैसे पता लगा, इसके पीछे लगा हुआ है एस। अगर एस को निकाल दूं सर, अगर ऐसा लिख दूं प्रीमाइस, इसका मतलब होता है बेस, आधार। आपने किस आधार पे मुझसे शक किया, आपने किस आधार पे मुझे सस्पेंड किया, ऑन व्हाट प्रीमाइस डिड यू सस्पेंड मी, ऑन व्हाट प्रीमाइस डिड यू डाउट ऑन मी। समझ गए ना। प्रीमाइस मतलब आधार और प्रीमाइसिस मतलब घर की बाउंड्री। देयर आर न्यूमरस प्लांट्स इन द प्रीमाइसिस ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की बाउंड्री के अंदर बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। एक ही वर्ड है, ऐसा लगता ही मीनिंग बदल देता है। और ये प्रीमाइसिस है ना, हमेशा प्रीमाइसिस ही लिखा जाता है, आप चाहे सिंगल घर की बाउंड्री हो चाहे 10 घरों की बाउंड्री हो। समझ गए ना, याद रखें इस वर्ड को। आगे बढ़ते हैं। करें स्ट्रेलिंग द वर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिटिक्स एंड क्राइम। द गैंगस्टर विकास दुबे इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स, क्राइम एंड पॉलिसिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कह रहे स्ट्रेडल करता हुआ, सवार होता हुआ पालकी में, और किसकी, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की, है ना। स्ट्रेडल वर्ड को बताऊंगा कैसे याद रखना है। स्ट्रेडल करता हुआ, सवार होता हुआ पालकी के अंदर, जैसे सवार होती है दुल्हन, और किसकी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। कह रहे ये ऐसा काम करता हुआ, और किसकी पालकी में भाई, पॉलिटिक्स और क्राइम की। कह रहे ये ऐसा काम करता हुआ जो गैंगस्टर है ना विकास दुबे, ये एम्ब्लेमेटिक है, ये सिंबॉलिक है, ये एक निशान है किसका, उस नेक्सस का, उस बड़े से जाल का जो है बिटवीन पॉलिटिक्स के, क्राइम के
और पॉलिसिंग के। और कहाँ पे? मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के बहुत सारे हिस्सों के अंदर, ना केवल यूपी। समझ गए ना? अब देखो इस सेंटेंस को एक बार मीनिंग समझ लेना। सिंपल मीनिंग है, स्ट्रगल करता हुआ, सवार होता हुआ पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट पे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे और पॉलिटिक्स पे और क्राइम पे, ये जो गैंगस्टर है ये एक निशान है बहुत बड़े जाल का इन तीनों चीज़ों के बीच में। इतना बेहतरीन सेंटेंस है, ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉन्सेप्ट मैंने आज लिखना मिस कर दिया, अभी मुझे याद आया देखते ही, है ना। देखो स्ट्रगल करना क्या होता है? आप साइकिल पे बैठते हो ना, साइकिल पे, और दोनों तरफ अपने पाँव करते हो, है ना, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, किसी भी टू व्हीलर पे, तो आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की टू व्हीलर साइकिल पे बैठ के ही आगे बढ़ा है ना, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेके सरकारी पैसे पे ही जो ना उल्टे सीधे काम करके ही ये बड़ा गैंगस्टर बना है। तो स्ट्रैडलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। संडे को आपने मेरे साथ सीखा है, एक काम जब दूसरे काम के साइमल्टेनियस हो रहा हो तो पहले वाले काम को अपने वर्ब के आईएनजी फॉर्म से दिखाते हैं, याद है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। नेक्सस वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जाल, नेटवर्क। इसका एक सिनोनिम है नेटवर्क का, नेक्सस का, कोलिजन। क्या है? कोलिजन। कोलिजन, कोलिजन है, कोल्यूजन है, आप मुझे बताओ। देखो कोलिजन एक वर्ड है और कोल्यूजन एक वर्ड है, जानबूझ करके आपको मैं यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हूँ। एक वर्ड है कोलिजन, एक वर्ड है कोल्यूजन। आप मुझे बताना नेक्सस का सिनोनिम कोल्यूजन है या कोलिजन है। अगर कोल्यूजन है तो फिर कोलिजन का क्या मतलब होता है, और अगर कोलिजन है तो फिर कोल्यूजन का क्या मतलब होता है। ढेर हो जाते हैं लोग जिनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती, है ना। कोशिश करें अपनी वोकैबुलरी पे कम से कम कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे तो काम करके रखें, इस तरह के वर्ड्स डालना कमेंट सेक्शन में। नेक्सस का सिनोनिम दोनों में से कौन सा है ना। चलो आपको जिंदगी भर याद रहेगा दोनों में से कौन सा वाला सही है और कौन सा गलत है। एम्ब्लेमेटिक आपको बता दिया, सिंबॉलिक होती है कोई चीज़ तो एम्ब्लेमेटिक होती है। कॉन्सेप्ट ये था भाई, पॉलिटिक्स, क्राइम और पॉलिसिंग, है ना। नेक्सस किसके बीच में था? पॉलिटिक्स के, क्राइम के और पॉलिसिंग के। भाई तीन चीज़ों के बीच में तो सर बिटवीन कैसे लग गया? तीन चीज़ों के बीच में तो अमंग आता है ना, बहुत बार बता चुका हूँ। जब भी आपके पास दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो बिटवीन भी आ सकता है और अमंग भी आ सकता है, डिपेंड करेगा। अगर उन चीज़ों के नाम आपने लिख दिए हैं तो बिटवीन, अगर नाम नहीं लिखे हैं तो अमंग। यहाँ इस केस में तीनों चीज़ों के नाम लिख दिए मैंने, पॉलिटिक्स, क्राइम एंड पॉलिसिंग, है ना, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे बिटवीन। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता बिटवीन पॉलिटिक्स, क्राइम, पॉलिसिंग एंड मैनी अदर थिंग्स, एंड मैनी अदर थिंग्स, बस जैसे ही मैनी अदर थिंग्स आती ना तो यहाँ पे अमंग आ जाता, क्योंकि मेरे पास अब स्पेसिफाइड नहीं है अदर थिंग्स कौन कौन सी थी। समझ गए? चलो आगे बढ़े। करे द सर्कमस्टेंसेस दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल पॉइंट टू द सेम मॉर्बिड अफ्लिक्शन दैट कैन बी फेटल टू एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। करे सर्कमस्टेंसेस, जो हालात थे, जो कंडीशन थी, दैट वेंट इनटू, जो कि वेंट इनटू हुई, जो कि जाके आगे बढ़ गई, और किस में? मेक करने में, बनाने में, इस इंसिडेंट के। जिन हालातों ने इस इंसिडेंट को पैदा किया, सर्कमस्टेंसेस दैट वेंट इनटू मेकिंग द इंसिडेंट। कह रहा और जो रिस्पॉन्स था प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, किस लिए? कह रहा ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ऑल, ये सर्कमस्टेंसेस और ये रिस्पॉन्स, कह रहा ये पॉइंट टू करते हैं, इशारा करते हैं उस सेम मॉर्बिड एफ्लिक्शन की तरफ, उस सेम बीमारी की तरफ, एफ्लिक्शन की तरफ, सफरिंग की तरफ, इलनेस की तरफ, जो बड़ी मॉर्बिड है, आपको डराने वाली है ना। अब देखो कौन सी एफ्लिक्शन है जो कि हो सकती है, दैट कैन बी फेटल, आपको मारने वाली, बड़ी घातक हो सकती है। और किसके लिए हो सकती है? फेटल टू एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, किसी भी ऐसे समाज के लिए जहाँ पे गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अब देखो ये कैसे फेटल होगी? द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, ढह जाएगा रूल ऑफ द लॉ, सरकार का जो कानून का जो राज है वो ढह जाने के कारण। एक बार सेंटेंस रिपीट करता हूँ, सिंपल सेंटेंस है, जो हालातों ने बनाया इस इंसिडेंट को और जो रिस्पांस था प्रशासन का, करें इन दोनों चीज़ों ने ना, ये दोनों चीज़ें ऑल पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं उस एक डराने वाली बीमारी की तरफ, इलनेस की तरफ, डिजीज़ की तरफ, एफ्लिक्शन की तरफ, जो कि बड़ी घातक हो सकती है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। अब वो एफ्लिक्शन क्या है? वो मॉर्बिड डराने वाली कंडीशन क्या है? कोलैप्स हो जाना, गिर जाना रूल ऑफ लॉ का, समाज के अंदर से कानून का ढह जाना। समझ गए? सेंटेंस के अंदर वर्ड आए हैं उनको पकड़ लेना। मॉर्बिड होता है ऐसी चीज़, एक तो जो बड़ी खराब हो और एक आपको डरा दे। कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है ना जो अच्छी चीज़ आपको डरा दे, है ना, हो सकता है आपको बाद में पता लगे चीज़ तो अच्छी थी, पर मॉर्बिड क्या होती है? आउट राइट बैड, घॉस्टली हो, मैकेब्रे हो, हॉरिफाइंग हो, ग्रीम हो, आपको पता है बहुत ही नेगेटिव चीज़ है जिसकी सोच सुनते कि आप जो है ना घबरा जाते हो। ये ऐसी चीज़ है, समाज में से कानून का राज चला जाना एक ऐसी मॉर्बिड एफ्लिक्शन है। एफ्लिक्शन वर्ड को नोट करें, ये फिर से आएगा आगे, सफरिंग, इलनेस, डिजीज को कहते हैं एफ्लिक्शन, किसी बीमारी को। आगे बढ़े। कह रहा द क्रिमिनल गैंग्स shielded by politics and political forces that went to cast communal and political vested interest from a malevolent circuit
दैट परपेचुएट्स इटसेल्फ एंड रिवॉर्ड्स इट्स पैट्रन्स। सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस पूरे एडिटोरियल का, ध्यान से देखें। करेक्ट क्रिमिनल गैंग्स, अच्छा कौन सी वाली? शील्डेड, जिनको शील्ड किया गया है, जिनको पनाह दी गई है, जिनकी रक्षा की जाती है, किसके द्वारा? पॉलिटिक्स के द्वारा। और किसके द्वारा? पुलिस फोर्सेस के द्वारा। कह रहे ऐसी गैंग्स जिनकी ढाल बनी हुई है हमारे सियासत और हमारी पुलिस फोर्स। अब ये कौन सी सियासत और कौन सी पुलिस फोर्स है? जो कि बैंड होती है, जो कि झुकती है किसके सामने? कास्ट के, कम्युनल और पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के सामने। ऐसे अंतर्निहित, ऐसे छुपे हुए भलाइयों के सामने, इंटरेस्ट के सामने, रुचियों के सामने, जो कि कास्ट की हैं, जाति की हैं, कम्युनल है, रिलीजन से रिलेटेड है, और पॉलिटिकल है, सियासत से रिलेटेड है। तो कह रहे ये पॉलिटिक्स और पुलिस फोर्स सिर्फ इन्हीं इंटरेस्ट के सामने ही झुकती है। और कहाँ से झुकती है? फ्रॉम अ मेलेवलेंट सर्किट, एक ऐसे मेलेवलेंट सर्किट से, एक ऐसे नेक्सस से, एक ऐसे बड़े नेटवर्क से जो मेलेवलेंट है, जो देश का बुरा ही चाहता है। मेलेवलेंट मतलब बुरी भावना का वाला है ना, गलत चाहने वाला। अब ये सर्किट कौन सा है? दैट परपेचुएट्स इटसेल्फ, जो कि अपने आप को जिंदा रखता है। दैट परपेचुएट्स इटसेल्फ, जो कि अपने आप को मेंटेन रखता है। एंड रिवॉर्ड्स इट्स पैट्रन्स, और रिवॉर्ड करता है अपने पैटर्न्स को, अपने पनाह देने वालों को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार रिपीट करता हूँ फिर इसकी ग्रामर में आएंगे। कह रहा है कम्युनल गैंग जिनको पनाह मिली हुई है, शील्ड किया जाता है पॉलिटिक्स और पुलिस फोर्स के द्वारा। ये वो दो चीज़ें हैं जो सिर्फ झुकती हैं कास्ट के, कम्युनल और पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के सामने। ऐसी जब भलाई होती है ना इन तीनों चीज़ों की, तभी ये झुकती हैं अपनी भलाई के सामने। कह रहे ये जो गैंग्स है ना, ये फॉर्म करती है, बनाती हैं एक बहुत ही ख़राब सर्किट को, बहुत ही ख़राब नेक्सस को, बहुत ही ख़राब जो है नेटवर्क को। ये वो नेटवर्क है जो अपने आप को जिंदा रखता है, परपेचुएट्स इटसेल्फ, और रिवॉर्ड करता है, जो है ना इनाम देता है अपने पैटर्न्स को, उन लोगों को जो इसको पनाह देते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जो इसके वेल विशर्स होते हैं। समझ गए ना? तो कह रहा है ये इस तरह का सर्किट है जो जिसकी हमेशा ज़रूरत रहेगी इन गैंग्स की, और ये अपने पनाह देने वालों को रिवॉर्ड ला करके देते हैं अपने नेताओं को। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आना, वर्ड्स देख लेना। वेस्टेड मतलब छुपा हुआ, हिडन बोलो, हिंदी बोलते हैं अंतर्निहित, है ना। इनहेरिटेड बोल दो, हिडन बोल दो, लेटेंट बोल दो, ऑब्सकर बोल दो। अच्छा, पैटर्न होता है सपोर्टर, वेल विशर, इसको आप बेनिफैक्टर भी बोल सकते हैं। जो आपको बेनिफिट दे वो बेनिफैक्टर। अगर आपको किसी ने बेनिफैक्टर दिया है, बेनिफैक्टर आपका बेनिफिट दे रहा है आपको, तो आप बन जाओगे बेनिफिशरी। इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क करना सीखें। बेनिफिशरी कौन है? जिसने फ़ायदा उठाया। बेनिफैक्टर कौन है? जिसने फ़ायदा दिया। सरकार की स्कीम है, उसमें आपने गैस सिलेंडर भरवाया सस्ते में, तो गवर्नमेंट इज़ द बेनिफैक्टर एंड यू आर द बेनिफिशरी। समझ गए? चलो, अब इसमें देखने वाली चीज़ है परपेचुएट वर्ड को देखना, अपने आप को जिंदा रखना, सस्टेन करना, मेंटेन करना। इसके बाद में आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस पर मैं अलग से वीडियो कर चुका हूँ, सबको आना चाहिए, अच्छे से डाल भी देता हूँ यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट एक ही इंसान हो, एक ही चीज़ हो। तो ये जिंदा रखती है खुद को, जिंदा रखने वाली भी ये, और जिंदा जिसको रखा जाएगा ये भी ये खुद, है ना। इस केस के अंदर हम इटसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ को यूज़ करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सीखें अच्छे से, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दीज इंडिविजुअल्स इन यूनिफॉर्म ended up paying their lives for this। कह रहे इन इंडिविजुअल्स ने, इन लोगों ने जो कि यूनिफॉर्म में थे, जो कि वर्दी में थे, एंड अप हुए, इनका ये मुकाम हुआ। और क्या मुकाम हुआ इनका? पे करना अपनी लाइफ्स का इस काम के लिए। तो जो ऊपर हुआ ना सारा काम, उसके कारण इन इंडिविजुअल्स ने अपनी ज़िंदगियाँ खो दी। अब देखो अगले पैराग्राफ में बताएगा पुलिस फोर्स की कमियाँ, कैसे पुलिस फोर्स भी गलत काम करती है। कह रहा था पुलिस फोर्स इज़ द कोअर्सिव आर्म ऑफ द स्टेट ऑफन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑर्डिनरी सिटीजन्स। कह रहे जो पुलिस फॉर्म है, फोर्स है, वो कोअर्सिव आर्म है। वो एक ऐसा हिस्सा है, आर्म है, एक ऐसी बाजू है जो कोअर्सिव है, जो कोर्स करने वाली है, कंपेल करने वाली है, पावरफुल है। तो कह रहे पुलिस फोर्स जो है ना, वो स्टेट की कोअर्सिव आर्म होती है, पावरफुल बाजू होती है, और अक्सर होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ऑर्डिनरी सिटीजन्स के साथ, आम आदमी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इस पुलिस फोर्स का। समझ गए ना? कोअर्सिव वर्ड को नोट कर लेना, कंपेल करने वाला, सप्रेस करने वाला, डराने वाला, प्रेशराइज करने वाला। कह रहे द क्वालिटी ऑफ पॉलिसिंग देयरफॉर हैज़ एन आउटसाइज इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। कह रहे इसीलिए क्वालिटी ऑफ जो पॉलिसिंग है ना, यहाँ पे पॉलिसिंग का मतलब है पुलिस फोर्स की पॉलिसिंग। तो कह रहे इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ पॉलिसिंग है ना, जिस तरीके से आपकी पुलिस काम करती है इस क्वालिटी से, अक्सर वो क्या होती है, देयरफॉर एक आउटसाइज इम्पैक्ट रखती है। इतना बड़ा इम्पैक्ट रखती है जिसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है। और किस पे? ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस पे। कैसा प्रशासन है आपका, कैसी क्वालिटी है, ये आपके देश की, आपके राज्य की पुलिस ही बताएगी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके प्रशासन के ऊपर। आउट साइज मतलब साइज में बहुत बड़ी है ना, आउट लगा के आप बताते हैं कौन सी चीज़ कितनी बड़ी हो रही है, आउट साइज हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। कह रहा है पुअर ट्रेनिंग एंड एलिनेटिंग एंड डिह्यूमनाइजिंग वर्क एनवायरनमेंट, करप्शन एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज एड टू द क्राइसिस इन पॉलिसिंग। कह रहा है खराब इनकी ट्रेनिंग होती है,
और एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट इनको मिलता है जो एलिनेटिंग है, जो इनको स्ट्रेंजर बना देने वाला है, इनको पराया पराया जैसा फील करवाता है ना, हम सोसाइटी से पराए हैं। और कैसा डीह्यूमनाइजिंग, अमानवीय है, इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट होता है, बहुत प्रेशर में काम करते हैं। तो कह रहा है एक तो पहली ये चीज़, दूसरा एक खास तरह का वर्क एनवायरनमेंट, तीसरा करप्शन, और एक लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं ना, डंडा लेके इनको बाजार में भेज देते हैं दंगा रुकवाने। तो कह रहा है इन 4 चीज़ों के कारण है ना, ये 4 चीज़ें जो हैं, ये और ये, कह रहे 4 चीज़ें ऐड टू करती हैं, फ्रेजल वर्ब ऐड टू का मतलब होता है इंक्रीज करना, ये बढ़ा देती हैं क्राइसिस को पॉलिसिंग के अंदर, और जो आफत है पॉलिसिंग में और बढ़ जाती है इन चीज़ों 4 के कारण। समझ गए ना, इन 4 की वजह से पुलिस को काम करने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। वर्ड देखना, ऐड टू मतलब इंक्रीज करना। हर स्टाइल एड्स टू हर ब्यूटी, उसका स्टाइल उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। ऐड टू मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना। एलिनेट करना मतलब किसी को एलियन बना देना। समथिंग दैट मेक्स यू एन एलियन और स्ट्रेंजर इज एन एलियनेटिंग थिंग, है ना। इसी के लिए अपने पास दूसरा वर्ड है स्ट्रेंज, इसमें भी स्ट्रेंज आ रहा है ना, किसी को स्ट्रेंज बना देना, किसी से लड़ाई कर लेना, किसी को एलिनेट कर देना, इसका मतलब एक ही होता है, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। स्ट्रेंज इज इक्वल टू एलिनेट। आगे बढ़े, चलो। कह रहा पॉलिटिशियंस इन पावर ऑफन यूज द पुलिस द सेम वे पॉलिटिशियन आउट ऑफ द पावर यूज गैंगस्टर्स। सबसे खूबसूरत लाइन है सरिटोजा की। कह रहा है सियासी नेता अक्सर जो कि पावर में होते हैं वो पुलिस को यूज़ करते हैं उसी तरीके से जैसे जो आउट ऑफ पावर होते हैं ना वो गैंगस्टर्स को यूज़ करते हैं। तो अगर आप पावर में बैठे हो, कुर्सी बैठे हो, तो पुलिस आपका गुंडा है, और अगर आप कुर्सी पे नहीं बैठे हो तो इन गैंगस्टर्स को आप अपना गुंडा बना के इनसे काम करवाओगे। समझ गए सेंटेंस को। कह रहा नॉट सरप्राइजिंगली, कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है। देयर आर टाइम्स व्हेन द पुलिस मिरर इन करेक्टर द क्रिमिनल गैंग्स दे चेज डाउन। कह रहा वहाँ पे भी ऐसे वक्त होते हैं, देयर आर टाइम्स, जब पुलिस मिरर करती है, आईना दिखाती है उसी करेक्टर का, उसी चरित्र का जो कि एक क्रिमिनल गैंग्स वाला, और वो क्रिमिनल गैंग्स दे चेज डाउन, जिनको वो चेज डाउन करते हैं। कह रहा अक्सर ऐसा होता है जिन क्रिमिनल गैंग्स को वो चेज डाउन करते हैं ना पुलिस वाले, पीछे पकड़ के उनके पीछे पड़ के उनको पकड़ के लाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस वाले खुद ही उसी करेक्टर को अपने जो ना नॉर्मल रूटीन के अंदर दिखा देते हैं आपको। जैसे तमिलनाडु में केस हुआ, कस्टोडियल डेथ हुई 2 लोगों की, बाप बेटे की। तो कह रहे जो काम क्रिमिनल्स करते हैं ये वही काम अक्सर जो है थाने में कर बैठते हैं। अब देखना सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है। पुलिस की वर्ब है मिरर, देयर एक एडवर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है टाइम्स, टाइम्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आ रहा है, अगर सिंगल टाइम होता तो यहाँ पे इज आता। इसका देयर से कोई कनेक्शन नहीं है, अपने दिमाग से इस मिसकंसेप्शन को निकाल दें। देयर के बाद कैसी भी वर्ब आ सकती है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट उसके बाद क्या आ रहा है। इसको बोलते हैं सेंटेंस इन्वर्जन ड्यू टू एंड एडवर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। चलो आगे बढ़े। कह रहे यूपी इज नॉट यूनिक बट दीज मेलोडीज रिवील देमसेल्फ ऑन अ पेट्रीफाइंग स्केल इन द स्टेट। कह रहे यूपी जो है ना नहीं है यूनिक, यूपी नहीं है अपने आप में एक अनोखा, ऐसा काम सब जगह होता है। कह रहे बट लेकिन ये जो मेलोडीज है ना, ये जो अफ्लिक्शंस हैं, ये जो डिजीज़ हैं, ये जो बीमारी है, ये जो इलनेस है, ये रिवील करती हैं अपने आप को, देमसेल्व्स, अपने आप को एक ऐसे स्केल पे, एक ऐसे लेवल पे जो डरा करके आपको पत्थर बना देने वाला है। पेट्रीफाइंग मतलब आपको इतना डरा दे कि आप जो बुत बन जाएं, है ना। तो ये बुत बना देने वाले स्केल पे आपको जो है दिखाती हैं अपने आप को स्टेट के अंदर। कर सारे इंडिया में ऐसा होता है, पर जो यूपी की बात है ना वैसी बात और कहाँ, है ना। ऐसा काम कहीं और नहीं होता। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स क्या हैं, थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ मैं क्योंकि सिंपल है ना। सिंपल चीज़ों को अब देखो, वर्ड्स भी वही आ रहे हैं बार बार। मेलेडी मतलब बीमारी होती है, ऊपर एफ्लिक्शन देखा था, डिजीज देखी थी, इलनेस देखी थी, मेलेडी उसी का एक सिनोनिम है। देमसेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है भाई, मेलेडीज रिवील करती हैं अपने आप को, करने वाली भी मेलेडी, होने वाली भी मेलेडी। इस केस में क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। डेडिकेटेड वीडियोस पे बना चुका हूँ, सीख लेना, सारा कंटेंट रखा है। अगर अभी भी नहीं सीखते हो तो कैसे आपको सिखाया जाए, है ना। चलो, पेट्रीफाइंग होता है जो चीज़ आपको डर के मारे पत्थर बना दे, भूत बना दे। हॉरिफाइंग हो, डम्ब फाउंडिंग हो, पैरालाइजिंग हो, इसको देख लेना। अच्छा, कैल्सीफाइंग जो आपको कैल्शियम में बदल दे, है ना। कैल्शियम मतलब रॉक्स, है ना। रॉक्स को कैल्शियम बोलते हैं ना, कैल्शियम से ही रॉक से ही कैल्शियम निकलता है। तो वर्ड हमने बनाया कैल्सीफाइंग, ऐसी चीज़ जो आपको रॉक में बदल दे, कैल्सीफाई कर दे, पेट्रीफाई कर दे। बढ़े आगे। कह रहा सीएम योगी आदित्यनाथ has declared a tough on crime policy, but this has sometimes meant that the police resort to shortcuts that subvert the legal courts. ध्यान से देखना, उनकी पॉलिसी के ऊपर कमेंट कर रहा है। कह रहे सीएम साहब, योगी साहब हैं, उनके पास है एक डिक्लेयर टफ ऑन क्राइम पॉलिसी, है ना। उनके पास एक ऐसी पॉलिसी है जो क्राइम के ऊपर बड़ी टफ है। कह रहे लेकिन कभी कभी हैज़ समटाइम्स, इसका मतलब निकलता है हैज़ समटाइम मेंट, इसका ये मतलब निकला है दैट वो ये कि पुलिस जो है सहारा लेगी, रिसोर्ट टू करेगी शॉर्टकट्स का,
और वो शॉर्टकट जो अंडरमाइन करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं लीगल कोर्स को, कानूनी रास्ते को। तो अगर अब जरूर ये टफ ऑन क्राइम है आदित्य साहब जो है, योगी आदित्यनाथ, लेकिन इनकी जो पॉलिसी है उसका मतलब कभी कभी क्या निकलता है, पुलिस वाले शॉर्टकट लेते हैं और लीगल कोर्स में जो है ना क्रिमिनल को जाने नहीं देते, है ना, बाहर से बाहर ही उनके साथ जो है जस्टिस करने की कोशिश करते हैं। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ पे आए। ये चीज़ बताओ मुझे आप, चलो आज ना, आज आपकी अग्नि परीक्षा है, बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, तुच्चों वाला सवाल है। इस डिक्लेयर्ड को मैंने वर्ब क्यों नहीं बताया? हैज़ डिक्लेयर्ड भी तो आ सकता था ना। योगी आदित्यनाथ हैज़ डिक्लेयर्ड टफ ऑन क्राइम पॉलिसी। डिक्लेयर्ड कैसे वर्ब नहीं है, मुझे कैसे पता लगा? हैज़ यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है और ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पास एक ऐसी डिक्लेयर की हुई पॉलिसी है ना। डिक्लेयर्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप मुझे बताएंगे क्यों मुझे नहीं लगा कि ये वर्ब है, कैसे मैंने पहचाना? अगर आपने बता दिया तो समझ लेना ग्रामर सीरीज को आपने एटलीस्ट 50-60% ग्रास्प कर लिया आपने ना, जो अपनी ग्रामर सीरीज है। एपिसोड 2 के बाद या तो नाउन आएगा या जीरेंड आएगा, या शॉर्टकट नाम का नाउन आया हुआ है ना। अगर यहाँ पे वर्ब होती तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, उसको जीरेंड बोलते हैं। अब फटाफट से ऐसे 20 फ्रेजेज हैं, जैसे की टू है, अकस्टम टू है, हैबिचुअल टू है ना, अपोज टू है, सबके सब आप फ्रेज याद करें, है ना। बार बार आप याद करेंगे ना, तभी आपको एग्जाम में वो फ्रेज देखते ही याद आएगा, उसके बाद में नाउन या जीरेंड आता है। याद करो, लिखो, कमेंट में डालो, बार बार याद करने से आपकी मेमोरी में बैठेंगे। बढ़े आगे फटाफट से, चलो। सबवर्ट करना, किसी चीज़ को कमजोर बनाना, अंडरमाइन करना, सप्रेस करना। करे द स्टेट हैज़ हैड 5178 encounters in which 103 suspects were killed and 17745 surrendered in a little over the last 2 years। कह रहा स्टेट के पास रहे हैं इतने सारे इनकाउंटर, है ना, जिनके अंदर 103 सस्पेक्ट्स को मारा गया था और इतने सस्पेक्ट्स ने सरेंडर किया था, और ये कितने टाइम में? लास्ट 2 ईयर से थोड़े से ज़्यादा में, मतलब 2.25 ईयर से करीब में इतने एनकाउंटर हो गए और इतने लोगों को सरेंडर करवाया इस स्टेट ने। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट वर्ब मिला रहे हो, स्टेट के बाद हैज़ हैड, इसकी वर्ब आ गई। हैज़ हैड को देख लेना, स्ट्रक्चर मैंने कई बार आपको करवाई है, एक बार रिपीट करवा देता हूँ। द स्टेट हैज़ 5178 एनकाउंटर्स एंड द स्टेट हैज़ हैड 5178 एनकाउंटर्स। पहले का मतलब क्या है? स्टेट ने इतने एनकाउंटर हैं, है ना, स्टेट के पास इतने एनकाउंटर हैं। और दूसरे का मतलब क्या है? स्टेट के पास इतने एनकाउंटर रहे हैं। पहले का मतलब क्या है? ये आज की सिचुएशन आपको बता रहा हूँ मैं ना, 5100 एनकाउंटर्स हैं आज की डेट में। और इसका मतलब क्या है भाई? बहुत वक्त से इतने एनकाउंटर स्टेट के पास रहे हैं। इसको और अच्छे से समझें, दे हैव मनी और दे हैव हैड मनी, उनके पास पैसा है और उनके पास पैसा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है आज उनके पास पैसा नहीं, इसका मतलब ये पैसा उनके पास पहले भी हुआ करता था। दोनों केसेस में फ़र्क क्या है? हैज़ हैड, हैव हैड हमने यूज़ किया है। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना है आपको, लास्ट में इसके हैड ही आएगा। हैज़ हैड बोल दो, चाहे हैव हैड बोल दो, चाहे हैड हैड बोल दो, प्रेजेंट की बात हो चाहे पास्ट की बात हो, ये स्ट्रक्चर अपने बाद हैड लेती है, क्योंकि V3 को यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। हैज़ हैड, हैव हैड, हैड में कभी भी लास्ट में हैज़ या हैव नहीं लगाना, हमेशा क्या लगाना है? हैड लगाना है। करेक्ट क्वेश्चनेबल coercive measures such as collective punishment and criminalization of political protest and suppression of freedom of expression have also been mainstreamed as regular policing tools। करेक्ट सवाल करने वाली क्वेश्चनेबल है ना, जिसपे सवाल उठाए जा सके। ऐसे कोर्सिव मेजर्स, ऐसे दबाव डालने वाले कदम, कोर्सिव मेजर्स, जैसे कि कलेक्टिव पनिशमेंट, 20 लोगों को इकट्ठे बिठा करके डंडे मारना, है ना, कलेक्टिव पनिशमेंट। और क्रिमिनलाइजेशन कर देना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का, दूसरी पार्टी कोई प्रोटेस्ट कर रही है उसको क्रिमिनल जो है ना, क्रिमिनली ट्रीट करना। और सप्रेशन कर देना, दबा देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, आपके एक्सप्रेस करने की फ्रीडम का जो है सप्रेशन का काम। कह रहा है ऐसे जो कोर्सिव मेजर्स है ना, इन्होंने भी हैव ऑल्सो बीन मेन स्ट्रीम्ड, इनको भी नॉर्मल तरीके से वहाँ पे यूज़ कर दिया गया है यूपी के अंदर। हैव ऑल्सो बीन मेन स्ट्रीम एज रेगुलर पॉलिसिंग टूल्स, समझ गए ना। तो रेगुलर पॉलिसिंग टूल्स हैं, पुलिस अक्सर इस तरह से लोगों को वहाँ पे ट्रीट किया करती है, इन तीनों काम करने वाले लोगों को। मेन स्ट्रीम मतलब किसी को मुख्य धारा में लाना, कॉमन बनाना, नॉर्मल बनाना, किसी चीज़ को स्टैंडर्ड बनाना, मेन स्ट्रीम, समझ गए ना। कह रहे द ट्रेजिक लॉस ऑफ देयर ओन पर्सनल in what should have been a routine law enforcement operation must fire up the UP police to uphold professionalism। आगे बाद में बढ़ेंगे, सेंटेंस लंबा है। कह रहे जो ट्रेजिडी भरा लॉस है ना, जो ट्रेजिडी भरा ये नुकसान है अपने खुद के पर्सनल का, अपने खुद के लोगों का, देयर ऑन पर्सनल, ऑन से पहले लग गया ना पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, जो मैंने ऊपर बताया था। कह रहे जो नुकसान है अपने खुद के कर्मचारियों का, और किस चीज़ में? एक ऐसी चीज़ में जो कि होनी चाहिए थी एक रूटीन लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन, हर रोज़ होने वाला कानून को इन्फोर्स करने वाला ऑपरेशन, है ना। पुलिस जाती है, रेड मारती है, क्रिमिनल को पकड़ती है। तो कह रहा है ऐसे एक ऑपरेशन के अंदर इतना बड़ा जो लॉस हुआ पर्सनल का, कह रहा है इसको जो लॉस को है ना,
मस्ट फायर अप द पुलिस टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म। इसको फायर अप कर देना चाहिए, इसको आग लगा देनी चाहिए, इसको किंडल कर देना चाहिए, भड़का देना चाहिए, अराउज कर देना चाहिए, इसको एनकरेज कर देना चाहिए यूपी की पुलिस को कि वो अपहोल्ड करे, बना करके रखे प्रोफेशनलिज्म को। अच्छा, और क्या करना चाहिए भाई? इसको क्लेंस कर देना चाहिए इसके रैंक्स को, करप्ट और इनएफिशिएंट। इसको साफ कर देना चाहिए अपने रैंक्स को, अपने कर्मचारियों को, उन पोस्ट को जो हैं करप्ट और जो हैं इनएफिशिएंट। द करप्ट फिर से क्या है? कॉमन प्लूरल नाउन। द करप्ट मतलब सब के सब करप्ट लोग, है ना। तो कह रहा है ऐसे करप्ट और इनएफिशिएंट लोगों से इसको अपना जो है ना पीछा भी छुड़ा लेना चाहिए, क्लेंस कर देना चाहिए। और इसको क्या करना चाहिए? इसको लिबरेट कर देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए स्टेट को गैंगस्टर्स के फियर से। तो इस तरीके से इस लॉस को काम करना चाहिए। अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। वीडियो को एक शेयर दें, एक लाइक दें, साथ ही साथ फटाफट से अपनी समरीज को और आज के जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे क्विज के अपडेट कर दें कमेंट सेक्शन में। थोड़ी देर में मैं अपने आंसर्स को लेकर के आऊँगा। पिछले क्विज के भी मैंने अपडेट कर दिए हैं आज। साइनिंग आउट।